मफरूर अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने आज मोगा से किया गिरफ्तार। एनएसए के तहत गिरफ्तार किए गए अमृतपाल को आसाम की डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया। कर्नाटक असेंबली के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों पर। रियासत के वजीर आला बिस्वराज बोमई ने बेंगलुरु के येलहंका में किया रोड शो। दूसरी तरफ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भी इंतखाबी मुहिम में जुटे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने गोयाना के वजीर आजम मार्क फिलिप से की मुलाकात। दोनों लीडरों के दरमियान तवानाई तहफ़्फ़ुज़, आफात बंदोबस्त और दिफाई ताउन समेत सभी अहम उमूर पर हुआ तबादले ख्याल। सऊदी अरब ने सूडान से अपने शहरियों और सफारतकारों के साथ भारत समेत दीगर मुल्कों में फंसे 150 से ज्यादा शहरियों को बाहिफाजत बाहर निकाला। अमेरिका ने अपने सफारतखाने को कराया खाली। फ्रांस ने भी शुरू की निकासी मुहिम। और आईपीएल में आज पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का राजस्थान रॉयल्स से मुकाबला जारी। दूसरी तरफ आज के दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स का चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगा मुकाबला। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल्ला। अब खबरें तफसील से। मफरूर अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने आज मोगा से गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब पुलिस ने उसे आज सुबह मोगा के गांव रोडे से गिरफ्तार किया। उसके बाद अमृतपाल को आसाम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया। अमृतपाल को रोडे से पहले मोगा लाया गया। आईजी इंटेलिजेंस समेत आला पुलिस अफसरान रात से मोगा में मौजूद थे। पुलिस ने अमृतपाल से पूछे जाने वाले सवालात की तफसीलात तैयार कर रखी थी। हालांकि अमृतपाल ने ज्यादातर सवालों का जवाब नहीं दिया। इसके बाद कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद पुलिस अमृतपाल के साथ बजरिए सड़क भटिंडा पहुंची। यहां से उसे डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद पंजाब पुलिस ने अलर्ट का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने पंजाब के लोगों से रियासत में नज़्म नस्क बरकरार रखने की अपील की है। From Punjab, he was absconding from last almost 35 days. Ultimately, law has caught on a fugitive. Now he has been sent to Dibrugarh. I've been told he has been booked under NSA. Law will take its own course. Meanwhile, I appeal to all Punjabis, all residents of Punjab, maintain peace and harmony in Punjab. That is more important than anything else for Punjab. कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए जैसे जैसे पोलिंग की तारीख करीब आ रही है, वैसे ही इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। रियासत के वज़ीर आला बिस्वराज बोमई इख्तिदार में वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला बोमई ने आज येलहंका में एक रोड शो किया, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी कर्नाटक के 2 रोजा दौरे पर हैं। राहुल आज हुबली में इंतखाबी तशहीर कर रहे हैं। इससे कबल आज राहुल गांधी ने बागलकोट में संगमंथा मंदिर का दौरा किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज तेलंगाना में वाक़े चोयला में विजय संकल्प सभा से खिताब करेंगे। उनका दौरा सांसद प्रवास योजना प्रोग्राम का हिस्सा है। इस दौरान वो नाटू नाटू गीत के लिए मारूफ ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले फिल्म RRR टीम के अरकान से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो डायरेक्टर SS राजमौली, राइटर KV विजेंद्र प्रसाद, मौसीकार MM कीरवानी समेत फिल्म के फनकार जूनियर NTR और अदाकार राम चरण को सरफराज करेंगे। नायब सदर जगदीप धुनखड़ ने हरियाणा के कैथल में संत श्री धना भगत की यौम पैदाइश की तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत को जिस तरह संतों का कुर्ब हासिल हो रहा है, वो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि हमारे संतों ने कोविड की वबा के दौरान भी बेहतरीन ताउन किया। दुनिया में कहीं भी देख लो, किसी भी देश को देख लो, हमें जो सानिध्य संतों का मिल रहा है वो दुनिया के किसी देश में नहीं है। हमारे संत हमारी सांस्कृतिक विरासत को पूरी तरह से रखे हुए हैं और एक बहुत अच्छे मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। कोविड के दौरान मैंने देखा
आंखों से देखा, प्रभावित हुआ। हमारे संतों का योगदान बहुत जबरदस्त था। हमारे संतों ने हर व्यक्ति को प्रेरित किया कि जिसकी मदद कर सको, 1 की करो बहुत अच्छा, 2 की करो बहुत अच्छा, 1000 की करो, लाखों की करो। और उस समय पूरे देश में कोई संकट नहीं आया। नायब सदर धनखड़ ने कहा कि हमारी जमहूरियत जिंदा है और कोई भी हमारे जमहूरी निजाम को कमजोर नहीं कह सकता। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिसके संविधान में तीनों बातें हैं, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, स्टेट एंड सेंटर। तीनों की व्यवस्था चुनाव की भारत के संविधान में है। हमारी डेमोक्रेसी वाइब्रेंट है, जीवंत है, हर स्तर पर है। और कोई कह देगा कि देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था कमजोर है या बोलने के अधिकार पर अंकुश है, हमें ऐसी बातों को कुंठित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगियों में बड़ा इनकलाब लाया है। उन्होंने कहा कि आज हर कोई बैंकिंग सिस्टम के दायरे में आ गया है और बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें भी खत्म हो गई हैं। 11 करोड़ किसानों को अब तक 2,25,000 करोड़ का पैसा मिल गया है। हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी कितनी आ गई है। जिस बैंक के दरवाजे पर जाते हुए हम डरते थे, आजकल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बैंकिंग व्यवस्था के दायरे में नहीं हो। कहां गई वो लंबी लाइनें जहां हम बिल जमा कराते थे? कहां गया वो सिस्टम जब हम चेक का इंतजार करते थे? ये बहुत बड़ी क्रांति आ रही है। इस क्रांति में आप सबका योगदान है। आज सुबह भुवनेश्वर में G20 की जेर सदारत तीसरी एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के दौरान डीप टेक विद फोकस ऑन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पर मोको इन फ्यूचर ऑफ वर्क के मौजू पर एक कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया गया। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मरकजी वजीर ने कहा कि 21वीं सदी इल्म पर मबनी सदी होगी, इसलिए हुकूमत का कौमी तालीमी पॉलिसी शुरू करने का इकदाम इस सिमत में एक मुनासिब कदम होगा। India has captive market with its new aspiration. India has its own resource. Essentially, India is a knowledge society. 21st century is going to be a knowledge-based century. And India is going to lead role on that. And fortunately, we all are implementing NEP. NEP has a mandate and responsibility to look into the global aspiration. मरकजी वजीर ने मजीद कहा कि भारत हमेशा से वसुदेव कुटुंबकम और आलमगीर भाईचारे का अलमबरदार रहा है। In India, we always believe and we always plan for the entire universe. That's for our main theme of this G20 is Vasudhaiva Kutumbakam. That means we have a global responsibility. More than 136 developing countries came on one platform in the invitation of Prime Minister Modi with one motto. So India's presidency is going to add new chapters, new diplomatic features in this G20 summit. जल शक्ति के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान दरियाए सिंध के पानी का मुआहदा दुनिया के मुकद्दस तरीन मुआहदों में से एक है, लेकिन कई बार पाकिस्तान की जानिब से बेबुनियाद बातों पर उसके मंसूबों में खलल डाला गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ 3 बार जंग होने के बावजूद भारत ने इस मुआहदे का एहतराम किया है। पवित्रतम संधि अगर कोई कही जाएगी तो मानी जाएगी वो भारत पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी है। 3 बार प्रत्यक्ष युद्ध होने के बाद में भी भारत ने आज भी उस ट्रीटी की पवित्रता, शुचिता और सम्मान को बनाए रखा है। ये भारत के राष्ट्रीय चरित्र को दर्शाता है। पाकिस्तान ने हाल ही में जो भारत के अधिकार का विषय है उसको चुनौती देते हुए थर्ड पार्टी ने इंस्पेक्टर नियुक्त करने की मांग वर्ल्ड बैंक से की थी। उसी के साथ में जाकर के पैरेलली उन्होंने
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक वाद दायर किया है। ये दोहरी प्रोसीडिंग्स जो एक साथ चल रही हैं, ये ट्रीटी के जो उपबंध बने हुए हैं, उन उपबंधों से बाहर है। मोदी हुकूमत की क़यादत में जम्मू कश्मीर तेज रफ्तारी से तरक्की कर रहा है। जम्मू में छोटी सनत के ज़ेर एहतमाम एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें सरमाएकारों ने शिरकत की। इस मौके पर मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में सरमायाकारी के लिए माहौल बनाया गया है, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार के बेशुमार मौके फराहम होंगे। में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग आए, उनको इंसेंटिव मिले, इसके लिए एक जम्मू कश्मीर ने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी घोषित की है। मोदी जी ने भी बहुत सी चीज़ें डिफेंस में, पीएलआई में, जीएसटी में सुधार करके, जैसे इनकम टैक्स के रिफंड जैसी चीज़ों को करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तेज़ी से सुधार किया है। इसलिए इन्वेस्टमेंट का यह वातावरण बना है। जब वातावरण बना है तो इन्वेस्टमेंट करने वाले आएंगे। इसलिए आज ये मीट हुई है और जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, पीस बढ़ेगी, शांति आएगी, स्थायित्व आएगा। वो जम्मू कश्मीर के लिए फायदे का विषय है। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक के केशवपुर हुबली में समाजी मुसलह बुसेश्वर को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर हुबली धारवाड़ सेंट्रल असम्बली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार महेश तेनगनकई भी मौजूद रहे। प्रहलाद जोशी ने कहा कि शुरू से कांग्रेस की हुकूमतों ने बदउनवानी पर काबू नहीं पाया और खुशामद की सियासत की। कांग्रेस जो शुरुआत में उनको सत्ता मिला, वो सत्ता लेके पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी जैसे लोग अगर करप्शन के खिलाफ एक लड़ाई लड़ते तो ये स्थिति नहीं होता था। कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिक्स, देन अपीजमेंट पॉलिटिक्स, वोट के लिए डिवाइड किया। शाहबानो केस में डिवाइड कौन किया? सिर्फ मुस्लिम लोगों को ही बजट पर पहला अधिकार है, कौन बोला? भारतीय जनता पार्टी वाले बोला। क्या हमने जो किया है, पाइप्ड नेचुरल गैस, पाइप्ड हाउस टू हाउस वाटर कनेक्शन, आयुष्मान भारत, ये सबको दिया है जी। हमारे इसमें कोई डिविजिव पॉलिटिक्स नहीं है। जो डिविजिव पॉलिटिक्स किया है, अभी जो डेमोक्रेसी को दबा कर रखा था 75 में और 90 टाइम्स इलेक्टेड गवर्नमेंट के जो डिसमिस किया था, वो लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। रतलाम से इंदौर आ रही डेमो ट्रेन में आज सुबह जबरदस्त आग लग गई है। इंदौर के लिए रवाना हुई डेमो ट्रेन के 2 कोचों में प्रीतम नगर स्टेशन के नजदीक अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई। इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ। ड्राइवर और गार्ड की मुस्तैदी से वाक़े पर जल्द काबू पा लिया गया। ये ट्रेन रतलाम से डीएडीएन जा रही थी, डेमो है। इसके बीच वाले जो डीपीसी होती है, डीजल पावर कार होती है, उसके इंजन पोर्शन में ये आग की घटना हुई है और तुरंत ही गार्ड और ड्राइवर ने ट्रेन को रोक के और इसको बुझाने का प्रयास किया। साइमल्टेनियसली कंट्रोल ऑफिस से भी सारे आसपास की फायर ब्रिगेड को तुरंत साइट पे पहुंचाया गया है और साइट पर ये आग बुझा ली गई है। किसी भी पैसेंजर को किसी भी तरह की क्षति नहीं हुई है और इसको जितना जल्दी हो इसको ठीक करके जल्दी से ट्रेन को रवाना करने का प्रयास किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल को तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन 11 अजला तिरुवनंतपुरम, कोलम, कोटायम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, पठानमथिट्टा, मलप्पुरम, कोझिकोड, कुन्नूर और कासरगोड मकामात को कवर करेगी। इसके अलावा वज़ीर आज़म तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 3200 करोड़ रुपए से ज़्यादा के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखेंगे और उसे कौम के नाम वक्फ करेंगे। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन 2019 में प्रधानमंत्री ने दिल्ली से वाराणसी की इसकी शुरुआत की और अब ये 16वीं वंदे भारत ट्रेन है, जिसे प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम से, यानी केरल की पहली, और तिरुवनंतपुरम से इसे कासगोड़ा, जो कि केरल के अंदर ही है, वहां के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तमाम विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस है ये ट्रेन, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है। चाहे आप इसके सीट की बात करें, हवाई जहाज की तरह इसकी कंफर्टेबिलिटी की बात करें आप,
या फिर सुरक्षा की बात करें, यात्री सुरक्षा के लिए सीसीटीवी की बात करें, ऑटोमेटिक स्लाइडर डोर्स की बात करें, या फिर पुश बैक बटन की बात करें जिसमें पैनिक की स्थिति में जो केबिन में बात कर सकते हैं आप ट्रेन के ड्राइवर से, या फिर कवच सिस्टम की बात करें, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम पर जो काम करता है ये इस ट्रेन के अंदर खास तौर से लैस है। इसके साथ साथ कासगोड़ा तक की जो दूरी है वो फिलहाल तिरुवनंतपुरम से तकरीबन 12 से 13 घंटा लग जाता है। ये ट्रेन महज आपको पहुंचाएगी 8 घंटे के अंदर, और 11 डिस्ट्रिक्ट, केरल के 11 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगी। जब लोगों से यहाँ पे हम पूछते हैं, बात करते हैं कि उनके लिए ये कितना बड़ा तोहफा है, कितना बड़ा वरदान साबित होने जा रहा है, तो उनका कहना है कि वो इस ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे और प्रधानमंत्री जब खुद से इसे हरी झंडी दिखाएंगे तो इससे बड़ी खुशी उनके लिए शायद ही कुछ और है कि ये ट्रेन न सिर्फ समय बचाएगा बल्कि केरल के लोगों के लिए एक लाइफलाइन भी बनेगा। और साथ साथ चूंकि केरल में हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं, पूरे देश से आते हैं, विदेशों से आते हैं, उनको भी ये काफी, उनके कनेक्टिविटी में भी ये काफी फर्क लेके आएगा। और इसका फायदा उन सैलानियों के अलावा जो केरल के लोग हैं, चूंकि सैलानियों का जब इजाफा होगा तो केरल के लोगों की आमदनी में भी इजाफा होगा। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, तिरुवनंतपुरम। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत कल से नई दिल्ली में मलेरिया के खात्मे पर एशिया पैसिफिक लीडरों की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगी। ये कॉन्फ्रेंस मलेरिया के खात्मे के लिए जारी कोशिशों पर तबादले ख्याल के लिए एशिया पैसिफिक खित्ते के रहनुमाओं को एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगी। वजारत ने कहा है कि कॉन्फ्रेंस का मकसद 2030 तक मलेरिया के खात्मे की कोशिशों को तेज़ करने के सियासी अज़्म का इआदा करना है। भारत ने हालिया वर्षों में मलेरिया के खात्मे की समत में काबिल ज़िक्र पेशरफ्त की है और आलमी सतह पर उसकी तारीफ की गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट पहल में शामिल 11 ममालिक में से सिर्फ भारत में कोविड वबा के दौरान मलेरिया के मामलों में कमी रिकॉर्ड की गई। 2015 से 2022 तक मलेरिया के मामलों में 25% से ज़्यादा कमी आई है और अमवात में भी 83% कमी दर्ज की गई है। अब नजर डालते हैं कोरोना के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार पर। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के 10,112 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं गुज़श्ता 24 घंटे में 9,833 मरीज़ इलाज के बाद सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद मुल्क में शफायाबी की शरह 198.66% हो गई है। वहीं हफ्तेवार पॉजिटिविटी रेट मौजूदा 5.43% दर्ज किया गया। इसके अलावा यौमिया पॉजिटिविटी रेट 7.03% दर्ज किया गया। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद 67,806 है। मुल्क में हिफाजती टीकों की तादाद में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। कोविड की वबा के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 220.66 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 1947 से ज़्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई। महाराष्ट्र के पुणे में पुणे बेंगलुरु हाईवे पर आज सुबह 3 बजे के करीब एक ट्रक और एक प्राइवेट बस के दरमियान तसादुम में 4 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा इस हादसे में 22 अफराद जख्मी हुए हैं। बस से टकराने के बाद ट्रक उलट गया। पुलिस ने बताया कि ट्रक और बस के दरमियान तसादुम के बाद लोगों में कोहराम मच गया। इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंचकर लाशों को गाड़ी से बाहर निकाला गया। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने गोयाना के वज़ीर आज़म मार्क फिलिप से मुलाकात की और उन्होंने तवानाई, कुदरती आफात से निपटने और उसकी तैयारी नीज़ दफ़ाई ताउन पर तबादले ख्याल किया और कहा कि भारत गोयाना की तरक्की के सफ़र में शराकतदार होगा। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने गोयाना की पार्लियामेंट में कौमी असम्बली के स्पीकर मंजूर नादिर से मुलाकात की और जारी करदा एक बयान में उन्होंने कहा कि हमारी मुश्तरका तारीख बहुत सी रिवायात पेश करती है जो हमें करीब लाती हैं।
वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत गयाना बिजनेस राउंड टेबल से खिताब किया। वज़ीर ख़ारजा हिविग टॉड, वज़ीर ख़जाना अशनी सिंह और तामीरात आम्मा के वज़ीर देवदत्त इंदर ने शिराकत की तारीफ़ की और कहा कि गयाना और भारत की तरक्की के मुतासिर कुन शरह नमू को देखते हुए हमारी शिराकत में बहुत से नए इम्कानात हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने गयाना के तामीरात आम्मा के वज़ीर देवदत्त इंदर के साथ भारत के ताउन से तामीर किए जाने वाले ईस्ट बैंक ईस्ट कोस्ट रोड लिंकेज प्रोजेक्ट के मकाम का दौरा किया। नीज़ कारकुनों और सीनियर मुलाजिमीन से बातचीत की, उनके जोश व जज्बे से भी मुतासिर हुए। सूडान में मुतहरिब ग्रुपों की तरफ से ईद उल फितर के मौके पर 3 रोज़ा जंग बंदी पर रजामंदी के बाद भी दारुल हुकूमत खुर्तूम में हफ्ते को धमाके और फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई। दारुल हुकूमत खुर्तूम और इर्द गिर्द के शहरों ओमदुरमान और बहरी के रिहायशियों ने बताया कि कल सरकारी नशरियाती इदारे के करीब फ़ज़ाई हमलों और फ़ौज के हेडक्वार्टर के करीब समेत कई इलाकों में गोलाबारी के बाद झड़पों में शिद्दत आई। सूडान के दारुल हुकूमत खुर्तूम के हवाई अड्डे को बार बार निशाना बनाया जाता रहा है, जिसकी वजह से लोग शहर छोड़कर बाहर के महफूज इलाकों में नहीं जा पा रहे हैं। इससे कबल जंग बंदी की 2 कोशिशें नाकाम हुई हैं। सऊदी अरब सूडान में फंसे भारतीय शहरियों की मदद के लिए आगे आया है। सऊदी अरब ने अपने शहरियों और सफारतकारों के साथ भारत समेत दीगर ममालिक के फंसे हुए 157 अफराद को निकाल लिया है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि उसने अपने और दोस्त ममालिक के कुछ शहरियों को सूडान से निकाल लिया है, उनमें बहुत से सफारतकार हैं। बयान के मुताबिक सऊदी अरब के 91 और दोस्त ममालिक के 66 शहरियों को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। उनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बुल्गारिया, कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात, मिस्र, ट्यूनिस, फिलिपाइन, कनाडा और बुर्किना फासो के शहरी शामिल हैं। सऊदी अरब इन सबको ज़रूरी सहूलियात फराहम कर रहा है। सूडान में तशद्दुद शुरू होने के बाद ये गैर मुल्की शहरियों का पहला सरकारी इनखला बताया जा रहा है। इन सब को लेकर एक जहाज़ हफ्ते के रोज़ जिद्दा पहुंचा। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए सऊदी अरब और सूडान के साथ मुसलसल राब्ते में थे। अमरीकी अफवाज ने सूडान में जारी तनाज़े के दरमियान सूडान में अमरीकी सफारतखाने से एहलकारों को निकाल लिया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने ट्वीट करके उसकी मालूमात दी। सूडान की फ़ौज से लड़ने वाली रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने कहा है कि अमरीकी रेस्क्यू मिशन में 6 तैयारे शामिल थे और इनखला की कोशिशों में अमरीका के साथ तालमेल किया गया था। अमरीकी महकमे खारजा ने सिक्योरिटी की संगीन सूरत हाल के पेश नज़र सफारत खाने में कार्रवाइयाँ मुअत्तल कर दी हैं और ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि सफारत खाने में काम कब दोबारा शुरू होगा। माली के सवारे शहर में 3 खुदकुश बम धमाकों में कम से कम 9 अफराद हलाक और 60 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। सुबह सवेरे होने वाले खुदकुश हमले में शहर की 20 के करीब इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। मकामी गवर्नर के तर्जुमान याकूब मागा ने कहा कि धमाकों में हलाक और जख्मी होने वाले तमाम अफराद आम शहरी थे। माली 2012 में तुआरेग की अलहदगी पसंद बगावत के बाद से पुरतशद्दुद शोरिश का मरकज़ रहा है। माली के सेवारे में एक फ़ौजी अड्डा और अक़वाम मुत्तहिदा मिशन के फ़ौजियों का ठिकाना है। ब्राज़ील के सदर लूला डी सिल्वा ने कहा कि वो यूक्रेन पर रूस के हमले पर अपने ख्यालात से किसी को खुश नहीं करना चाहते। मैं रूस और यूक्रेन को मेज़ पर लाने का रास्ता तलाश करना चाहता हूं। लूला ने राजधानी लिस्बन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं तनाज़े को हल करने के लिए तीसरा मुतबादिल तलाश करना चाहता हूं। फरवरी 2022 में मॉस्को के जरिए अपने पड़ोसी मुल्क पर हमला करने के बाद शुरू हुए तनाज़े के लिए लूला के सदर ने मगरबी ममालिक के कई लीडरों को नाराज़ किया था। लूला जुमे को 5 रोज़ा दौरे पर पुर्तगाल पहुंचे क्योंकि वो खारजा ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हंगरी के वज़ीर आज़म विक्टर ऑर्बन ने हफ्ते को सर्बिया का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने सर्बिया की मुसल्लह अफवाज के 2 दिन की तकरीबात में शिरकत की। उन्होंने फ़ौज की खुसूसी यूनिटों के मुजाहरों का मुशाहिदा किया। नीज़ सर्बिया के वज़ीर आज़म ने फ़ौजियों के मार्च का भी मुआयना किया। इस दौरान फ़ौजियों ने जंगी तैयारों में परवाज़ की और बहुत से दूसरे करतब भी किए। इस मौके पर 5000 से ज़्यादा सर्बिया के फ़ौजी अरकान ने 2300 हथियारों और 60 तैयारों के साथ नुमाइश की। इंडोनेशिया में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। यूरोपीय
मेडिटेरेनियन सेस्मोलॉजिकल सेंटर के हुक्काम के मुताबिक इंडोनेशिया में आज सुबह के बाद दीगरे जलजले के 2 झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 6.1 और 5.8 नापी गई। हुक्काम ने बताया कि आज अलग सुबह केपोलोन हट बाटो में 2 बार जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर पहले की शिद्दत 6.1 थी। चंद घंटे बाद 5.8 शिद्दत का एक और जलजला महसूस किया गया। पहला जलजला 43 किलोमीटर की गहराई में था, जबकि दूसरा 40 किलोमीटर की गहराई में। जलजले से अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं है। बुध को भी इंडोनेशिया में जलजले के झटके महसूस किए गए थे। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 4.4 नापी गई थी। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से हो रहा है। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 9 विकेट के नुकसान पर 189 रन बनाए। इस तरह राजस्थान रॉयल्स को यह मैच जीतने के लिए 190 रन दरकार हैं। ताज़ा खबर मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 1 विकेट पर 15 रन बना लिए हैं। ये मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल के दूसरे मैच में आज आमने सामने होंगे। यह मैच ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेला जाएगा। चेन्नई ने अपने पिछले दिनों मैच जीते हैं। इसके साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स की कारकर्दगी कुछ अरसे से खराब रही है। चेन्नई सुपर किंग्स इस साल टूर्नामेंट में बेहतर खेल रही है। पहला मैच हारने के बाद टीम ने जबरदस्त वापसी की, ताहम उसे होम पिच पर राजस्थान रॉयल्स के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके बाद मुंबई को उनके घर में शिकस्त दी, फिर सनराइजर्स हैदराबाद को चिपॉक में 7 विकेटों से शिकस्त दी। टीम के खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं। दूसरी तरफ केकेआर की बात करें तो यहां वेंकटेश अय्यर दिल्ली के खिलाफ मैच में कुछ खास नहीं कर सके। इसके अलावा रिंकू सिंह ने भी बल्ले से इतने रन्स नहीं बनाए जितने होने चाहिए थे। इस टीम की सबसे बड़ी कमजोरी मुस्तकिल मिजाजी के फुकदान की है। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरनामा मुकम्मल होता है। इजाज़त दीजिए। आदाब।